व्हाइट होल को ढूंढते हुए हम ब्लैक होल के अंदर गए। शुरू में ब्लैक होल बहुत बड़ा और खुला होता है, बट आहिस्ता आहिस्ता उसकी टनल स्क्वीज होना स्टार्ट हो जाती है और स्पेस टाइम कर्व करना शुरू कर देता है। इसका मतलब है कि हम आहिस्ता आहिस्ता कंप्रेस होते जाएंगे। अज्यूम करें कि हम जिंदा ही रहते हैं, तो इस टाइम एक न्यू थ्योरी आती है कॉल्ड एज क्वांटम लूप थ्योरी। और इस थ्योरी में हमें बताया जाता है कि उस वक्त एक जंप आएगा, एक ट्रांजिशन आएगी, कुछ ऐसे कि ब्लैक होल के अंदर जो कुछ भी है वो बाहर को फेंका जाएगा। मीन्स के वो अब एक व्हाइट होल बन चुका है, लेकिन आज तक हमने व्हाइट होल को देखा नहीं। इस सब को समझने के लिए हम चलते हैं एक बहुत बड़े साइंटिस्ट की तरफ, जिनका नाम था स्टीफन हॉकिंग। ये वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें बताया कि ब्लैक होल्स एवापोरेट कर रहे हैं, जिससे वो एनर्जी को लूज कर रहे हैं। लेकिन आखिर वो किस तरह से एनर्जी को लूज कर रहे हैं, इसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा और उसे क्वांटम फ्लक्चुएशंस कहते हैं। हमें ये तो मालूम था कि वैक्यूम एक एम्प्टी स्पेस को कहते हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक वैक्यूम में भी छोटी छोटी फ्लक्चुएशंस होती हैं, जिन्हें फील्ड फ्लक्चुएशंस या क्वांटम फ्लक्चुएशंस कहा जाता है। और इनका सबब बनते हैं दो वर्चुअल पार्टिकल्स जो अचानक पैदा हो जाते हैं। एक के पास पॉजिटिव एनर्जी है और दूसरे के पास नेगेटिव एनर्जी। एक के पास मैटर है और दूसरे के पास एंटी मैटर। एकदम से ये वजूद में आते हैं, कुछ देर वो ट्रेवल करते हैं और फिर एक दूसरे को एनाइहिलेट करते हैं और साथ एनर्जी को रिलीज करते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है वर्चुअल पार्टिकल्स एनाइहिलेशन। ये काम स्पेस में भी हो रहा है और यही काम ब्लैक होल्स के एजेस पर भी हो रहा है। ब्लैक होल के आउटर एजेस वाले पोर्शन को इवेंट होराइजन कहा जाता है। उन दो वर्चुअल पार्टिकल्स की एनाइहिलेशन से पहले अगर कोई पार्टिकल ब्लैक होल में ट्रैप हो जाता है तो वो वापस नहीं जा सकेगा, बिकॉज ब्लैक होल की तो ग्रेविटी बहुत ज्यादा है कि वो लाइट को भी वापस नहीं जाने देता। तो एक पार्टिकल ब्लैक होल से बाहर तो दूसरा उसके अंदर। यहाँ पर हमें साइंस ये बताती है कि जब ब्लैक होल्स इन पार्टिकल्स को लेते हैं तो वो एनर्जी रेडिएट करते हैं और मैस को लूज कर देते हैं। अब जितने पार्टिकल्स ब्लैक होल के अंदर जाएंगे तो ब्लैक होल एनर्जी रेडिएट करेगा और मैस को लूज करेगा और ब्लैक होल स्क्वीज होता जाएगा। इन रेडिएशंस को हॉकिंग रेडिएशंस कहते हैं। और इन रेडिएशन से हमें यह पता चलता है कि बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ब्लैक होल्स सिकुड़ जाएंगे और बहुत छोटे हो जाएंगे। लेकिन जब हम ब्लैक होल के अंदर जाते हैं और सपोज करते हैं कि जिंदा रहें, तो हमें लगेगा कि फौरन से ट्रांजिशन जंप आया है और हम व्हाइट होल में एंटर हुए हैं और बस बाहर आ गए हैं। हमें ऐसा लगेगा कि इस सारे प्रोसेस में तो चंद मिनट्स लगे हैं, लेकिन ब्लैक होल के बाहर अरबों साल गुजर जाएंगे। कितनी अजीब बात है, ब्लैक होल के अंदर फ्यू मिनट्स और बाहर अरबों साल। तो यहाँ पर आता है वही कॉन्सेप्ट जो आप मेरे थंबनेल पे देख चुके हैं, और वो है टाइम मशीन। इट मीन्स कि हम एक टाइम मशीन डिवेलप कर रहे हैं। सपोज करें कि एक टाइम मशीन है और उस टाइम मशीन का सामने वाला दरवाजा है वो ब्लैक होल। आप टाइम मशीन के अंदर गए, अब उससे बाहर जो टाइम चल रहा है, लेट्स सपोज कि उसे ए टाइम का नाम दे दिया जाता है। कुछ टाइम के बाद जब आप बाहर आएंगे तो जिस दरवाजे से एंटर हुए थे वो ब्लैक होल नहीं रहा, बल्कि अब वो व्हाइट होल बन चुका है। बट उस टाइम मशीन से बाहर वाला टाइम ए प्लस बिलियंस ऑफ ईयर्स हो चुका है। मीन्स हम फौरन से ही फ्यूचर में पहुंच जाएंगे। इसका मतलब है कि हम बिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम ट्रेवल कर जाएंगे। हमारे यूनिवर्स में इस तरह की टाइम मशीन्स मौजूद हैं और उन टाइम मशीन्स को हासिल किया जा सकता है अगर ब्लैक होल्स और व्हाइट होल्स को डिटेक्ट कर लिया जाए। ब्लैक होल को तो फाइंड कर ही चुके हैं, लेकिन क्या हम व्हाइट होल को डिटेक्ट कर सकते हैं? उसके दो मेथड्स हैं जिन पे साइंटिस्ट कुछ वर्किंग कर रहे हैं।
एक तो है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्टली कहीं मिल जाए किसी एक्सपेरिमेंट, किसी ऑब्जर्वेशन के दौरान हम डायरेक्टली ब्लैक होल की तरह व्हाइट होल को भी डिटेक्ट कर लें। पर हम व्हाइट होल्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इस मकसद के लिए हमें ब्लैक होल्स की डिस्कवरी को समझना होगा। 1970 में ब्लैक होल्स को जब डिटेक्ट किया गया तो हमने देखा हमारी गैलेक्सी में एक जगह ऐसी है जिसके गिर्द स्टार्स चक्कर लगा रहे हैं। इसके मुतालिक साइंटिस्ट काफी मुतजस्सिस थे कि आखिर इस जगह क्या मौजूद है। फिर आइंस्टाइन की थ्योरीज को डीपली स्टडी किया गया और कंप्लीट रिसर्च के बाद साइंटिस्ट को पता चला कि इस जगह पर ब्लैक होल्स मौजूद हैं। लेकिन फिर भी 25-30 साल तक साइंटिस्ट ने ब्लैक होल पे यकीन नहीं किया। इवन 2005 में भी बड़े बड़े साइंसदान यही कहते रहे कि ब्लैक होल्स तो एग्जिस्ट नहीं करते, और कहीं 2005 के बाद लोगों ने इस पे यकीन करना शुरू किया। लेकिन थोड़ा मजीद पीछे चलते हैं। 1930 में बेल लैब ने एंटीना की सीरीज बनाई जिसका मकसद था कि कम्युनिकेशन के दौरान सिग्नल्स में नॉइस को रिड्यूस करना। बट इस एंटीना ने अजीब सा सिग्नल रिसीव करना शुरू कर दिया। इस सिग्नल की डायरेक्शन को मेजर करने से पता चला कि ये सिग्नल मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर से आ रहा है, और आज हम जानते हैं कि मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में एक बहुत बड़ा होल मौजूद है जिसे सैजिटेरियस ए कहा जाता है। लेकिन उस वक्त इसे सीरियस ना लिया गया। तो क्या व्हाइट होल्स के साथ भी यही मामला तो नहीं? हो सकता है कि हमने व्हाइट होल को देख लिया हो, सिग्नल्स कैप्चर कर लिए हों, बट हमें पता ही ना हो कि ये व्हाइट होल है। पिछली वीडियो में डिस्कस हो चुका है कि ब्लैक होल श्रिंक हो रहा है। ब्लैक होल अगर इतना ज्यादा श्रिंक हो जाए कि वो एक बॉल के बराबर आ जाए तो वो व्हाइट होल बन जाता है। हमारी यूनिवर्स में जो ब्लैक होल्स बने वो इस बिग बैंग के 700 मिलियन ईयर्स के बाद बनना शुरू हो गए थे, और उन मैसिव ब्लैक होल्स को क्वाज़ार्स कहा जाता है। आज इन ब्लैक होल्स को बने बिलियंस ऑफ ईयर्स हो गए हैं। तो अगर इन्हें बने बिलियंस ऑफ ईयर्स हो चुके हैं तो इसका मतलब है कि ये ब्लैक होल्स व्हाइट होल्स में बदल गए हों और अपने साइज में बहुत छोटे होने की वजह से हमें स्पेस में फ्लोट करते हुए मिले। ये बिहेव तो मैटर की तरह करेंगे लेकिन लाइट के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे। इनके पास ग्रेविटी भी होगी। तो ऐसा मैटर होता है डार्क मैटर। तो ये डाउट किया जा सकता है कि डार्क मैटर के अंदर हमें व्हाइट होल्स का हुजूम मिल सकता है। लेकिन इस हाइपोथेसिस को प्रूव कैसे किया जाए? इसे मेजर तो नहीं किया जा सकता बिकॉज मैटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। डॉक्टर कार्लो रोवेली एक क्वांटम डिटेक्टर बना रहे हैं, और उस क्वांटम डिटेक्टर का काम ये होगा कि जब भी कोई व्हाइट होल उसके पास से गुजरेगा तो वो उसे व्हाइट होल की ग्रेविटी की वजह से डिटेक्ट कर लेगा, और इस तरह से हमें व्हाइट होल मिल सकता है।